permeabilities of water. Any foreign matter in water has a tendency to plug the flow path and reduce the effective void and hence the permeability of surface. All right. So determination of coefficient of permeability. तो इसके दो टेस्ट है, constant head, falling head. Here we have constant head test. So constant head test क्या होता है? तो constant head test, the permeability test is a measure of the rate of flow of water through soil. तो ये टेस्ट हमें बताता है कि rate of flow of water कैसे मूव हो रहा है, rate of flow of water क्या है soil का, and ये टेस्ट में वाटर इज फोर्स्ड बाय नॉन कांस्टेंट प्रेशर. तो एक प्रेशर के थ्रू वाटर को फोर्स किया जाता है एक सॉइल स्पेसिमेन, एक सॉइल के सैंपल के थ्रू, जिसके डायमेंशन हमको पता होंगे और उसका जो रेट ऑफ फ्लो, पानी किस रेट से फ्लो हो रहा है वो डिटरमाइन होता है. ये टेस्ट यूज किया जाता है लाइक सूटेबिलिटी ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स, ड्रेनेज पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है कि कैसा ये होगा. और रेनॉल्ड रिमोल्डेड सैंपल स्पेस को ये यूज होता है. तो डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो ये जो कांस्टेंट हेड टेस्ट है ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए मेनली यूज होता है और ये लैमिनार फ्लो के एजम्पशन पे बेस्ड है, वो फॉर्मूला का मैटर है. एंड दिस टेस्ट अप्लाइज अ कांस्टेंट हेड ऑफ वाटर टू ईच एंड ऑफ द सॉइल इन परमियोमीटर. तो इसमें कांस्टेंट हेड प्रेशर होता है वाटर का हर एक सॉइल के पार्ट में, वो परमियोमीटर में, जिसमें हम ये करते हैं. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. वहाँ से पानी आता है, सप्लाई टैंक यहाँ से फ्लो होता है, यहाँ से अगर ओवरफ्लो है तो यहाँ से निकल जाता है. एंड यहाँ पे फिर रबर स्टॉपर है, यहाँ से फ्लोर पाइप है. दिस इज पोरस डिस्क. सॉइल सैंपल यहाँ पे होता है और एक प्रेशर डाला जाता है इस पे कि यहाँ से पर्कुलेट हो. दिस इज टैंक, कांस्टेंट हेड चेम्बर. इसको सपोर्ट दिया जाता है, ये पूरे इसको रखने के लिए ये दो सपोर्ट्स है यहाँ पे. तो ये लेंथ है उसकी. डिस्चार्ज मेजरिंग जार, तो फिर उसका पानी के फ्लो के लिए वहाँ पे रखा जाता है. नेक्स्ट वी हैव हियर इज falling head permeability test. So ये कोई कॉन्सेंट्रेट टेस्ट का ये है. एंड फॉलिंग हेड टेस्ट, तो जो लेस परमेबल सॉइल्स है तो उनके कैसे निकालेंगे हम. तो वाटर जो फ्लो है, वाटर फ्लोज टू द सैंपल फ्रॉम अ स्टैंड पाइप अटैच टू द टॉप ऑफ सिलेंडर. तो ये जो स्टैंड पाइप होता है यहाँ से वाटर फ्लो होता है एंड टॉप ऑफ सिलेंडर यहाँ से. एंड head of water edge changes with time as flow occurs through soil. At different times, the different head of water is recorded. Head of water भी change होते रहता है as per flow to the soil. And this has a formula here. तो इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है परमेबिलिटी की. तो ये valves ओपन करना in the stand pipe and the bottom outlet में भी, and then ensure that the soil sample is fully saturated without any entrapping of air bubble before starting the test. तो यहाँ पे जो soil sample हमने रखा है, तो the soil sample we kept here should be fully saturated and उसमें air bubble भी सब निकाल लेने चाहिए. तो stand pipe में fill करते हैं इसमें water और valve जो होते हैं V1 V2 ओपन रखेंगे, valve सब ओपन रखेंगे हम. And allow the water to flow through the outlet pipe for some time and then close the valves. All right. And then select in advance the height h1 and h2 for water to fall. तो जो height होगी हमारी इनिशियल हाइट एंड फाइनल हाइट, उसको डिसाइड कर लेना है पहले ही कि कितनी हाइट पे हमने वाटर छोड़ा था. एंड देन उसका अंडर रूट लेना है दोनों का. एंड जो अंडर रूट हम लेंगे तो उसको एक मार्क कर देना है. सपोज दिस इज द अंडर रूट. एंड देन इसको मार्क करने के बाद वेल्व्स ओपन करना है और स्टैंड पाइप में वापस वाटर डालना है अप टू हाइट h1 यानी पूरा यहाँ ये h1 हाइट है हमारा, इसमें वाटर डालना है और स्टॉप वॉच स्टार्ट करना है. तो हमें वो टाइम रिकॉर्ड करना है जब वाटर को h1 से
h1 ये जो हाइट है यहाँ से हमारे यहाँ तक गिरने में जी कितना टाइम लगता है, सो दैट इज द थिंग. और record the time intervals for water to fall from height h1 to under root h1 h2 from under root h1 h2 to h2, and these two time intervals will be equal if a steady flow condition has been established. Repeat the step at least after changing the heights h1 and h2. Calculate the coefficient of permeability. So this is how we will calculate the coefficient of permeability. So repeat all of the above steps two more times to calculate average coefficient of permeability of given soil. Now next is effective pressure and pore pressure. So it's not actually needed, but I'll tell you. Pore pressure. So when soil mass is submerged under water, the interconnected voids and that is pores in the soil gets completely filled with water. तो जब soil का जो पूरा part है उसको पानी में डुबाया जाता है, तब जो उसके अंदर के जो वो pores होते हैं वो पानी से भर जाते हैं, right? तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या होता है ना, ये पोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करते, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करते हर एक डायरेक्शन में, उनकी हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते. तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ये पोर्स क्यों 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 एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, की जैसे पानी आता है अंदर, सॉइल के अंदर पानी आता है तो इसमें फ्लो होता है ना, रेट ऑफ फ्लो होता है, तो उसकी वजह से क्या है, उसमें एक वेलोसिटी होती है उसकी, तो उसकी वजह से एक लाइक फ्लो भी ये करते हैं वो, प्रेशर हर एक पे एक्सर्ट होता है उसकी वजह से. तो ये जो प्रेशर होता है जो पोर्स ये करते हैं, एक्सर्ट करते हैं हर एक डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं पोर प्रेशर. तो पोर प्रेशर रिड्यूसेस द इंटरग्रेनुलर कांटेक्ट. तो जो इंटरग्रेनुलर कांटेक्ट होता है वो कम करते हैं सॉइल ग्रेन्स के बीच में. तो the pressure transmitted from particle to particle at their points of contact and is effective in bringing soil particles close together. तो ये जो प्रेशर होता है जो ट्रांसमिट होता है पार्टिकल से पार्टिकल, तो इसमें क्या होता है ना, वो प्रेशर तो जा रहा है लेकिन उसमें पार्टिकल भी तो थोड़ा फार मूव होगा ना इधर उधर, तो इसकी वजह से ये इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो पास आ जाते हैं, और ये जो फिर पास आते हैं पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव प्रेशर. इफेक्टिव प्रेशर की वजह से सॉइल पार्टिकल्स जो पोर प्रेशर ने जो एक्सर्ट किया था उसकी वजह से पार्टिकल्स पास में आए, और उसमें वो प्रेशर ट्रांसमिट कर रहे हैं, और वो इफेक्टिव प्रेशर कहता है. दूसरे शब्दों में इट कैन बी सेड इफेक्ट इट इज, तो इसमें दैट इट इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग वॉइड्स. तो इफेक्टिव प्रेशर क्या करता है, इट रिड्यूसेस वॉइड रेशियो, वॉइड्स की रेशियो को कम करता है, और ये शेयर स्ट्रेंथ ऑफ नॉन कोहेसिव सॉइल को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है. सो नेक्स्ट सीपेज प्रेशर. तो वाटर सीपेज प्रेशर क्या है, तो वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सॉइल थ्रू विच इट परकोलेट्स विच इज कॉल्ड सीपेज प्रेशर. जैसे कि मैंने कहा ये जो अगर ये हमारे सॉइल ग्रेन्यूल्स है और हमको इसमें से पानी अभी फ्लो हो रहा है, like we have this all right. So पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी अपना रास्ता खुद बना रहा है. the water is making its own way right here. So water exerts pressure. तो यहाँ से इसने एंट्री ली तो इसने इसको प्रेशर लिया, थोड़ा सा सरका है इसको इधर यहाँ पे, तो इसने इसको यहाँ पे सरका दिया थोड़ा, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है लाइक पर्कुलेशन के लिए, क्योंकि इसको यहाँ से स्मूथली निकलना था. तो विच परकोलेट्स इट इज कॉल्ड सीपेज प्रेशर. तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है फ्लोइंग के टाइम पे इसको सीपेज प्रेशर कहते हैं, एकदम सिंपल वर्ड्स. और सीपेज प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू सॉइल. तो इसमें जो फ्रिक्शन होता है जब पानी फ्लो हो रहा है वाटर, तो इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से सीपेज प्रेशर बनता है. द प्रेशर एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. पानी ये साइड में फ्लो हो रहा है, अगर पानी ये साइड में फ्लो हो रहा है तो यह पूरा सीपेज प्रेशर ये साइड में होगा, तो ये इट इज लाइक द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. नेक्स्ट वी हैव क्विक सैंड कंडीशन. क्विक सैंड कंडीशन क्या होता है,
इसमें जो सैंडी और सिल्टी सॉइल्स में होता है कंडीशन, तो when seepage pressure is in upward direction and equals to submerged weight of soil, the effective pressure is reduces to zero. तो अगर सीपेज प्रेशर ऊपर की तरफ है और इन अपवर्ड डायरेक्शन और इसका जो वेट है वो सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल, यानी जो सॉइल जितना नीचे है उसका जो वेट है, यानी जितना सॉइल पानी में है, पानी में के सॉइल का जो वेट है उससे अगर इसका इक्वल होगा तो इसका इफेक्टिव प्रेशर होता है जीरो। इफेक्टिव प्रेशर हो जाता है जीरो, फुल जीरो हो जाता है इसका इफेक्टिव प्रेशर। और इफेक्टिव प्रेशर इंटरग्रैन्युलर प्रेशर है, जैसे कि हमने देखा था अभी। तो एट द पॉइंट्स ऑफ जीरो कॉन्टैक्ट ऑफ सॉइल ग्रेन्स देयर एग्जिस्ट नो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ही नहीं होगा भाई अगर इफेक्टिव प्रेशर जीरो हो गया, और तो इसकी वजह से फ्रिक्शन ही नहीं होगा ग्रेन टू ग्रेन में, क्योंकि फिर इफेक्टिव प्रेशर ही नहीं ना, तो कैसे होगा। तो सॉइल का क्या होता है, जो शेयरिंग रेजिस्टेंस होता है वो पूरा चला जाता है, इट इज नॉट एबल टू होल्ड एनीथिंग। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो सब चले शेयरिंग कैपेसिटी। एंड द सॉइल विल बी लाइक वेरी विशियस फ्लूइड, यानी बहुत ऐसा पानी पानी हो जाएगा। फिफ्थ कंडीशन मतलब दलदल होता है एक्चुअली, जिसको हम कहते हैं सिंपल वर्ड में। सो अगर ये वाटर टेबल है हमारा, तो इसमें सैंड जो सॉइल था हमारा, इसमें एक्सकेवेशन किया हमने, तो ये क्विक सैंड कंडीशन हो गया यहाँ पे, क्योंकि due to the more water content, moving of water on upper. So this condition is very dangerous as such soil does not have any supporting power. सपोर्ट ही नहीं ना, क्योंकि इसमें पूरा वाटर का शेयरिंग स्ट्रेंथ ही चला गया है। एनी मैन और एनिमल स्टेपिंग ऑन इट विल सिंक। तो जैसे कि हम पैर रखते दलदल में तो नीचे नीचे चलते हैं, तो वही कहा गया है इन नेचर दिस कंडीशन ऑब्जर्व यूजुअली इन कोर्स सॉइल्स, कोहेजन लेस सॉइल्स subject to artesian flow, or in case of excavation in sandy soil under water tables, or in case of well foundation. It does not occur in case of cohesive soil because cohesive forces in soil resist the boiling. तो cohesive forces जो होते हैं, जो shearing strength होती है, वो resist करते हैं इसको. This condition is called as boiling condition because the seepage pressure makes sandy particles to look like boiling water. तो ये कंडीशन को बॉइलिंग कंडीशन भी बोला जाता है, क्योंकि जो सीपेज प्रेशर है वो सैंडी पार्टिकल्स को ऐसा लगता है कि पानी उगल रहा है। तो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट इज सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो the total cross-sectional area of soil mass consists not only of the voids but also the solids. Since the discharge velocity is not the actual velocity to the soil mass, discharge velocity is not the actual velocity to the soil mass, and it is a fictitious velocity obtained by dividing total discharge by total cross sectional area. तो जो rate of flow है उसको divide अगर हम करते हैं total cross sectional area से, so then we get the discharge velocity. And now as the flow takes place only through the voids, the actual velocity through voids is much greater than the discharge velocity. तो इसकी जो वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी जो वॉइड से थ्रू पानी से फ्लो होता है, उसकी वेलोसिटी वो बहुत ज्यादा डिस्चार्ज वेलोसिटी से। एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑन अ माइक्रोस्कोप स्केल इज नोन एज सीपेज वेलोसिटी। और क्या है, critical hydraulic gradient can also be defined as the minimum hydraulic gradient at which soil ranges lose contact with each other and effective pressure is zero. Thus, the shearing strength of sandy soil is zero, and physically the sand is in boiling condition at this critical hydraulic gradient. And in other words, it is quicksand condition. Occurring for quicksand condition. Piping. What is piping? It is defined as a movement of soil particles due to percolating water, leading to development of channels. It may be heavy or blowout piping and as backward erosion piping. So as piping, it is movement of soil particles. जो soil particles इधर उधर होते हैं, क्योंकि उनमें से पानी फ्लो होता है, तो उसमें से क्या होता है, चैनल्स बन जाते हैं, चैनल्स इधर उधर वैसे कनेक्टिंग चैनल्स बन जाते हैं। तो it may be heavy or blowout pumping and as backward erosion piping. So flow lines. So ये देखो यहाँ पे, if you can see this, it is flow line. This is the particles here, and जो line इसमें से flow होती है particles की, जो पानी flow होता है, तो इसको this is called as flow lines. When seepage takes place through soil mass, the path along which the water will flow under laminar flow conditions is called as flow line. So जब seepage होता है
सॉइल मास में, तो जो रास्ता लेता है पानी फ्लो करने के लिए लैमिनार फ्लो कंडीशन में, उसको फ्लो लाइन कहते हैं. सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट. सो फ्लो लाइन्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट फ्लो नेट, and water flows from higher head to lower head. Hence, we can draw a series of smooth curves representing the path followed by moving particles. So, वो higher head से lower head पे जाता है, and these are the equipotential lines which are drawn. So, what are the equipotential lines? Equipotential lines is a line passing through points of equal hydraulic potential or head. So, this line passes through equal hydraulic potential or head. So, the piezometers are inserted along a equipotential line. Water will rise to the same elevation in all the piezometers, and equipotential lines are also perpendicular to flow lines. So equipotential lines क्या होते हैं? ये हमारी flow line है, तो इसको perpendicular होते हैं. Phreatic line क्या है? When earthen structures are constructed to retain water, the topmost flow line through the soil mass is called as phreatic lines. तो ये सबसे ऊपर वाली फ्लो लाइन है, ये अर्दन डैम है हमारा. तो इसके ऊपर से वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके जो नीचे से ही वाटर सब सीपेज हो रहा है इसका, तो इसको कहेंगे हम फ्रीएटिक लाइन. दिस इज आवर फ्रीएटिक लाइन. जिसकी आप सबको है, क्योंकि इज द अपर फ्री वाटर सरफेस ऑफ द जोन ऑफ सीपेज विद इन द बॉडी ऑफ द अर्दन डैम. तो इसके नीचे से सब जो स्लीपेज हो रहा है, इसके ऊपर से नहीं हो रहा है, तो जो टॉप मोस्ट लाइन है उसको कहते हैं फ्रीएटिक लाइन. तो फ्रीएटिक लाइन के नीचे जो सॉइल होता है, ये पूरा सैचुरेटेड सॉइल है, और इसके ऊपर जो है वो सैचुरेटेड सॉइल नहीं है. ऑलराइट. सो फ्लो नेट इज अ ग्रिड फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस. सो जो फ्लो लाइंस होते हैं हमारे, तो इनको इक्विपोटेंशियल लाइंस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. तो इसमें क्या होता है ना, फ्लो नेट बनता है. तो दिस इज द फ्लो नेट fully. Flow lines and equipotential lines intersect orthogonally. तो ये intersect करते हैं एक दूसरे से orthogonally. और जो एरिया बनता है, like let me see, the portion of a flow net bounded by two adjacent flow lines is called as flow channel. तो जो flow net का जो पोर्शन होता है, वो लाइक ये जो पोर्शन है फ्लो नेट का, दो एडजेसेंट लाइन से जो बनता है फ्लो लाइंस, दो एडजेसेंट फ्लो लाइन से जो बनता है उसे कहते हैं फ्लो चैनल. और दो एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन से बनते हैं उसे कहते हैं फील्ड. टू एडजेसेंट इज कॉल्ड अ फील्ड. तो इतना याद रखना. फ्लो नेट क्या है? फ्लो नेट कब बनता है? जब इंटरसेक्शन होता है फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइंस का, इनका परपेंडिकुलर फ्लो इक्विपोटेंशियल लाइन फ्लो लाइंस को परपेंडिकुलरली कट करते हैं. और जो दो फ्लो लाइंस है, ये दो फ्लो लाइंस है, इनके बीच का जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड फ्लो चैनल. एंड जो दो लाइंस है, जो दो इक्वी पोटेंशियल लाइंस है, इनके बीच का जो ये एरिया, इसको कहते हैं फील्ड. राइट. सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो नेट. तो द फ्लो लाइंस इन इक्विपोटेंशियल लाइन मीट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. जैसे कि मैंने कहा, राइट एंगल्स पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं. क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ईच फ्लो चैनल इज सेम. तो हर एक फ्लो चैनल से जो क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो होता है, जितना पानी इससे फ्लो होता है, वो सब सेम है. इससे भी सेम पानी फ्लो हो रहा है, इससे भी सेम पानी फ्लो हो रहा है. एंड the same potential drop occurs between two successive equipotential lines. तो अगर ड्रॉप होता है कोई पानी में, तो सेम होता है सब में. each flow channel it is same. For each flow channel it is same. The fields are approximately squares. तो field तो obviously square है, जैसे कि हम देख सकते हैं, these are square. And the flow net represents the flow pattern and dissipation of hydraulic heads. तो जैसा हमारा फ्लो नेट होगा, तो हम पता लगा पाएंगे कि इसका फ्लो पैटर्न कैसा है एंड ऑल दैट. कंस्ट्रक्शन के these are the following methods. You just need to like see overlook them. Next we have is uses of flow net.
So flow net is used in five: determination of discharge, determination of total head, determination of pressure head, determination of hydropressure head. These are the formulas. Just keep in mind the formulas for that: determination of discharge, determination of total head, determination of pressure head, determination of hydropressure.